सभी विद्यार्थी आ चुके हैं, सभी जल्दी से जुड़ जाएं। सीडीपी की क्लास स्टार्ट होने वाली है, जल्दी से सभी लोग आ जाएं। प्रश्न है कि विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। जो खुद की पहचान होती है उसको सोचने की चाह कौन सी अवस्था में होती है, तो ये बताना है। खुद की चाह सोचने की होती है वो किशोर अवस्था। अगला प्रश्न, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकास एक खास क्रमानुसार चलता है, ये बात सही है। विकास विभेदन व एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है, ये भी सही है। विकास केंद्र से बाहर की दिशा में अग्रसर होता है, ये भी बात सही है। लेकिन विकास पैर से सिर की दिशा में होता है, ये गलत है। विकास हमेशा कैसा होता है, सिर से पैर की दिशा में। सी इसका आंसर है। अगला प्रश्न, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है। बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है। बच्चों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रमुख कारण उनका कौन सा हो सकता है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है कि समाजीकरण, तो समाजीकरण क्या है। समाजीकरण क्या होता है कि समाजीकरण जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, समाजीकरण एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे ने सुझाव दिया था कि, जो जीन पियाजे का सुझाव कौन सा है। जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड देश के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक सुझाव दिया था कि बच्चे बड़ों से, जो बच्चे होते हैं बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं, ये सुझाव दिया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है। निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक होती है, ये बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है, तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की गई है। यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि, लेव वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इनका एक मानना था कि बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। बच्चे किस प्रकार बनाते हैं, जो बच्चे होते हैं वो बड़े लोग अपन से जो उम्र में बड़े हैं उनकी मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं।
अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक उपकरण को बहुत महत्वता दी है? वाइगोस्की ने भाषा जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्वता दी है। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में कैसा व्यवहार होना चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा में सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं? कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं? ये अंतः व्यक्तिक बुद्धि होती है। अगला प्रश्न, शिक्षकों का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करेगा? जो शिक्षक हैं उनको जेंडर रूढ़िवादिता से बचना है या कम करना है तो उनके लिए कौन सा मददगार साबित होगा, ये बताना है। सभी जेंडर में स्वायत्तता व समानुभूति के गुण विकसित करना। अगला प्रश्न, कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुशासित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है? महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में भाषा को देखता है सामाजिक सांस्कृतिक। अगला प्रश्न, कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति नहीं है? कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति नहीं है? निर्देशों के मानक सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना, ये नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए? जो अर्थपूर्ण अधिगम का आकलन करना है तो कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि उसका रचनात्मक व्यवहार होना चाहिए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान, योग्यताओं के आधार पर बच्चों का पृथकीकरण, बच्चों की पहचान, उनका उपयुक्त नामीकरण, राष्ट्रीय यानी पाठ्यपुस्तकीय अनुभवों व शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों में लचीलापन। तो क्या होना चाहिए समावेशी शिक्षा में कि बाधा मुक्त वातावरण होना चाहिए और योग्यताओं के आधार पर बच्चों का पृथकीकरण। अगला प्रश्न, छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन
नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है अभिकथन। पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए व उन्हें लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देना चाहिए। तर्क है पठन वैकल्य की चुनौती वाले विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई होती है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला प्रश्न है कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित होते हैं विद्यार्थी उनको मदद करेगा। जो नेत्रहीन दृष्टिबाधित देख नहीं सकती उन लोगों के लिए क्या है पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली, जो किसने बनाई थी, लुइस ब्रेल ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन कौन से हैं? जिज्ञासा, स्वतंत्रता, अनुकूलनशीलता, उच्च स्तर की एकाग्रता। अगला प्रश्न है कि प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, ना कि बच्चों। और तर्क बच्चे निष्क्रिय श्रवण की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वाधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं। दोनों ही इसके गलत हैं। अगला कथन शिक्षकों को विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। तर्क है कि सीखना एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। ए और आर दोनों ही सही हैं, सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए। जो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल की कक्षाएं होती हैं उनमें बच्चों को किस प्रकार की असफलता को देखना चाहिए कि स्कूल तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबिंबन। अगला प्रश्न है एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए। सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम होना चाहिए सक्रिय और सामाजिक। अगला प्रश्न समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर केंद्रित किया जाता है। इसको कहते हैं साधन लक्ष्य विश्लेषण। अगला प्रश्न है अभिकथन शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति व संवेगात्मक जरूरतों की उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा करना ये गलत है। और तर्क क्या है कि अकादमिक अधिगम बच्चे के संवेगात्मक स्वास्थ्य से प्रभावित नहीं होता। दोनों ही सही।
अगला प्रश्न है, अधिगम को कैसे सुसाधित करना चाहिए? अधिगम है उसको सुसाधित करने के लिए अर्थपूर्ण खोज द्वारा, कैसा होता है? अर्थपूर्ण खोज के द्वारा अधिगम सुसाधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता व समझ किस प्रक्रिया में शामिल है? तो ये अधिसंज्ञान में शामिल होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों में मान्यता रखनी चाहिए कि योग्यता बार्धिक है और विद्यार्थियों को महारत उन्मुखी लक्ष्य तय करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अंतिम प्रश्न है आज का, अंतिम तो नहीं है, हाँ देखते हैं। प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सीखना व प्रभावी होता है व जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो। अगला प्रश्न, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम कैसा होना चाहिए? जो बच्चों का विकास होता है उस विकास का क्रम है सरल से जटिल की ओर। पहले इसको क्या सरल वस्तुएं सिखाई जाएं, सरल चीजें सिखाई जाएं, उसके बाद फिर जटिल। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा होता है? भाषा विकास के लिए संवेदनशील काल होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं उसे समाजीकरण कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं व उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है? किसमें? संवेदी चालक में। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को अजीब मानती है, सूरज को कैसा मानती है? सजीव मानती है, क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है? जीववादी चिंतन को दर्शाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित नहीं है? स्कीमा है, ये जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है? वाइगोत्स्की के अनुसार है कि उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाण आलंबन देना। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में कक्ष कैसी होनी चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष होनी चाहिए बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हावर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था? हावर्ड गार्डनर के द्वारा भाषाई बुद्धि का वर्णन किया गया था। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत व खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न, मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है।
इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह जेंडर प्ररूप को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया को विभेदित निर्देश दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक रचनावादी कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? सामाजिक रचनावादी कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? सहयोगात्मक परियोजनाएं। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, ज़रूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? समावेशन का पालन करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता? केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहार मनाना ये नहीं देता। अगला प्रश्न है, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को पढ़ने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? श्रव्य किताबें, सुनने के लिए किताबें ही नहीं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को यानी एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहिए? खुले जवाब वाले मुक्तोत्तर प्रश्न पूछना चाहिए। तो ये सीडीपी की क्लास थी सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और सीटेट प्रिपरेशन जारी रखें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। सभी लोगों के लिए मेरी ओर से जितने भी स्टूडेंट जुड़े थे उन सभी से अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को अनुष्का एकेडमी ग्वालियर की ओर से नमस्कार।